जीरो पुट करना है। और फाइनली आपको क्या कैलकुलेट करना है, एम बी। ओके ना, उसके बाद में क्या निकालना है अपने को, बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से आप बता सकते हैं इसमें। अब इसमें एक और चीज़ है, इसमें शेयर फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो मैक्सिमम टाइम्स न्यूमेरिकल्स में इसमें शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए नहीं आता, लेकिन इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे पूरा कैलकुलेट किया हुआ है, इसीलिए हम लोग देखेंगे इसमें शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करना है। तो रिएक्शन एट ए, बी एंड सी किस तरीके से कैलकुलेट करना है, वी ए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डायग्राम है ए बी और बी सी, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा ए बी में और बी सी में। ठीक है, ए बी और बी सी में आपको इसको स्प्लिट करना है, और उसके बाद में आपको वी ए निकालना है यहाँ पे ए पे, वी बी निकालना है और वी सी निकालना है। ठीक है, तो एट ए टाइम आप वी ए निकाल सकते, वी सी निकाल सकते, वी बी अभी नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सेंटर पे है, ये रिजिड कनेक्शन है। तो इसमें देखेंगे हम लोग इसकी वैल्यू किस तरीके से इसने कैलकुलेट किया है। जैसे ये वी ए निकाला है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ इसमें। ठीक है, ये हो गया डायग्राम इसका ए और बी के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका कितना है, 120 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है इस पर। ठीक है, ये 120 हो गया। इसमें यहाँ पे सेंटर डिस्टेंस, सॉरी इसमें कितना डिस्टेंस है, 1.5 का डिस्टेंस है, यहाँ पे भी 1.5 का डिस्टेंस है। ठीक है, इसके साथ में ये आपका हो गया ए पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग वी ए की बात करें ना, वी ए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ये वी ए कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब इसमें इसके साथ में यहाँ पे ऑलरेडी आपने मोमेंट निकालना है, देखो -56.25। तो यहाँ पे आपको ये मोमेंट को भी रिप्रेजेंट करना है एंटी क्लॉकवाइज में 56.25, जिसका कंसिडरेशन हमारा कैलकुलेशन में आएगा 56.25 किलोन्यूटन मीटर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखो किस तरीके से वी ए निकलेगा, ये ऑलरेडी यहाँ पे वी बी बोल सकते हैं क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड क्या है, वी ए निकालना है। ठीक है, तो इस केस में वी ए कैसे निकलेगा, 120 इंटू 1.5, ये होगा क्लॉकवाइज घूम रहा है आपका टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, देखेंगे तो 120 इंटू 1.5 आ गया, -56.25 एज इट इज़ ऑलरेडी अ मोमेंट, तो इसमें डायरेक्ट मोमेंट कंसीडर होगा, नो डिस्टेंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका स्पैन कितने का है, 3 का है, डिवाइड बाय 3, तो वी ए कितना आया 41.25, तो वी ए निकल गया आपका। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे वी सी। तो वी सी के लिए क्या करेंगे, वी सी के लिए यहाँ बनाता हूँ मैं डायग्राम, इसके लिए क्या करेंगे, ये डायग्राम में आप जो है राइट हैंड साइड का डायग्राम, दैट इज बी सी का जो डायग्राम है आप वो कंसीडर करोगे। ये हो गया बी, ये हो गया सी, इस पे यहाँ पे यूडीएल है, आई थिंक 40 किलोन्यूटन पर मीटर है शायद। ओके, यस 40 का है, यस। तो यहाँ पे ये 40 किलोन्यूटन पर मीटर की इंटेंसिटी है, 3 मीटर का स्पैन है। ठीक है, मेरे को निकालना है यहाँ पे वी सी। यहाँ पे भी आपका मोमेंट जो है 56 का एंटी क्लॉकवाइज जो है कंसीडर होगा 56.25, क्योंकि हमने क्या किया, जो बीम है उसको सेंटर से स्प्लिट किया है 2 पार्ट में फ्री बॉडी डायग्राम में। तो जब भी हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो सेंटर पे जो भी आपका सपोर्ट है, मोमेंट है, वो उसका इफेक्ट दोनों ही आपके डायग्राम में कंसीडर होगा। ठीक है, अब मेरे को वी सी निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी सी इज इक्वल टू 40 इंटू 3 इंटू 1.5, ये इसका डिस्टेंस हो गया, -56.25 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 41.25, यहाँ पे भी 41.25 आ गया। ठीक है, उसके बाद में जब मेरे को फाइनली वी बी निकालना है, तो वी बी में क्या रहेगा आपका, समेशन ऑफ एफ वाई लगाना पड़ेगा। समेशन ऑफ एफ वाई क्या होता है, ऑल द डाउनवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू ऑल दी अपवर्ड फोर्स। सो 120 प्लस 40 इंटू 3, ये हो गया टोटल आपका अपवर्ड फोर्स, माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन कौन सी आई आपकी 41.25, 41.25, तो ये टोटल अपवर्ड में से टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड में से टोटल अपवर्ड फोर्स माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 57.25, तो वी भी आ गया 57.25। ये क्यों रिक्वायर्ड है, अगर न्यूमेरिकल में आपको शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए आया तो आप इस तरीके से उसका शेयर फोर्स कैलकुलेट करोगे। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स न्यूमेरिकल में अगर आप यूनिवर्सिटी के पेपर देखोगे तो उसमें आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही प्लॉट करने के लिए आता है। ठीक है, ये एडिशनल स्टेप्स है, इसको याद रखिए आप। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट है फाइनली प्लॉटिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, सो इसमें सबसे पहले आपका ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है 90 किलोन्यूटन मीटर का, जो कि सेंटर पे एक्ट कर रहा है, WL/4 जो आया था ये आपका सैगिंग है, WL²/8 का 45 किलोन्यूटन मीटर का, और ये जो सेंटर सपोर्ट पे मोमेंट आ रहा है 56.25, ये आपका आ रहा है हॉगिंग मोमेंट। तो ये सपोर्ट पे स्पैन में सेंटर पे जो मोमेंट आता है उसको बोलते हैं सैगिंग मोमेंट। ठीक है, ये हो गया सैगिंग मोमेंट 90 किलोन्यूटन मीटर।
ये भी 45 किलो न्यूटन मीटर जो है BC के लिए सैगिंग मोमेंट हो गया, जो कि ऑलवेज पॉजिटिव रहता है हमेशा। और जो भी सपोर्ट पे मोमेंट आएगा, ठीक है, सपोर्ट पे जो भी मोमेंट कंसीडर होता है, यहाँ पे मिड सपोर्ट था VB पे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मोमेंट आया ये आया आपका -56.25। एक बात हमेशा याद रखो, जहाँ पे भी सपोर्ट मोमेंट आएगा वो ऑलवेज हॉगिंग मोमेंट रहेगा, दैट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज नेगेटिव साइन। और जो भी स्पैन पे सेंटर पे आपका मोमेंट आएगा दैट विल बी कंसीडर एज ए सैगिंग मोमेंट विच विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखिए उसमें, ठीक है, आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ये हमेशा सपोर्ट मोमेंट नेगेटिव आता और सैगिंग मोमेंट पॉजिटिव आता है। इसमें आपको ये फाइनल नेट बेंडिंग मोमेंट बोलते हैं इसको आपको प्लॉट करना पड़ता है। तो देखो इसमें ये डायग्राम में ये पोर्शन के ऊपर का जो पार्ट है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये डायग्राम में ये ऊपर का पार्ट जो है ये पॉजिटिव है, और ये जो सेंटर का पार्ट है ये आपका नेगेटिव है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें फाइनल नेट बेंडिंग मोमेंट क्या आता है इसको आपको प्लॉट करना पड़ता है। इसको नेट बेंडिंग, नेट BMD, ठीक है। उसके बाद में जैसे हमने VB प्लॉट करे थे, सॉरी हमने शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट किए थे, शेयर फोर्स का वैल्यू निकाले थे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका शेयर फोर्स 41.25 VA, अब ये हॉरिजेंटल चलेगा, यहाँ पे 120 का आपका लोडिंग था, ठीक है, तो यहाँ तक के 41.25 रहेगा। अब ये 41.25 माइनस 120 -78.75, तो ये नीचे आ गया। अब ये हॉरिजेंटल चलेगा क्योंकि नो लोडिंग है, 78.75 यहाँ से ऊपर जाएगा क्योंकि ये आपका VB है 78.75, ठीक है, ये माइनस में था, उसमें प्लस करेंगे आप, आपका 157 वैल्यू था शायद, प्लस में कितना था VB की वैल्यू, आई थिंक 157.5, तो इसकी वैल्यू आती है 78.75। अब यहाँ पे UDL है 45 का, सॉरी 40 किलो न्यूटन मीटर का, तो 40 × 3 78.75 माइनस 40 × 3, ओके, UDL इंटेंसिटी इंटू स्पैन, तो 78.75 माइनस 40 × 3 फाइनल वैल्यू 41.25। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे वैल्यू जो मिलेंगी VC की सेम मिलेंगी 41.25, जो कि माइनस में रहेगा। तो ये आपका फाइनल बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम हो गया, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है न्यूमेरिकल में आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डायग्राम देखते साथ ही समझने का है कि इसमें आपकी कंडीशंस क्या है, बाउंड्री कंडीशंस। मैक्सिमम टाइम पेपर्स में आपका फिक्स सपोर्ट वाला केस रहता है जिसमें दोनों एंड फिक्स रहता, जिसमें एक एंड फिक्स रहता, एक एंड ओवरहैंग रहता। तो बाउंड्री कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन के बेस पे आपका डिसाइड होता है कि आपको 3 मोमेंट थ्योरम जो है, ठीक है, कितने स्पैन के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, और उसमें कौन सी वैल्यू आपकी 0 हो रही है। तो ये जैसा न्यूमेरिकल सिंपल था जिसमें आपका सिंपली सपोर्ट था, जिसमें A और C जो पार्ट था ऑलरेडी सपोर्ट जो था आपका सिंपली सपोर्ट था, तो देयरफॉर यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गया। तो आपको फाइनली क्या निकालना पड़ा इसमें, MB, ओके। ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है। एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, जो भी आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर में, उसमें आपको जो गिवन डायग्राम रहता है उसी के नीचे आपको इसका सैगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नेट बेंडिंग मोमेंट, ये डायग्राम्स आपको प्लॉट करना पड़ता है, ठीक है। और आप साइड में जगह लेके रख के यहाँ पे आप इसका न्यूमेरिकल जो है यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पेपर में हमेशा पर्टिकुलर डायग्राम के नीचे ही इसका प्लॉटिंग कंपलसरी बनाना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा फिर। तो देखो अभी इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें ABC, इसमें लिख देते हम लोग A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है। 2 स्पैन आपका कंटिन्यूअस बीम है, हैविंग 60 किलोन्यूटन पर मीटर UDL इंटेंसिटी इज एक्टिंग एट AB and 100 kilonewton per meter UDL intensity is acting at BC. I value is not given, so by default it will be considered as 1 or constant, ठीक है। L1 is given as 4 meter and L2 is given as 6 meter. So first of all the important step is to calculate the
बेंडिंग मोमेंट, स्टैंडर्ड सैगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो ये 60 दिया हुआ है, 4 मीटर आपका स्पैन है, तो क्या हो जाएगा इसका W²/8, तो 20 आ गया, 20 किलोमीटर मीटर होना यहाँ पे। हियर 100 इंटू W²/8, 100 इंटू 6²/8, इट विल बी इक्वल टू 450 किलोमीटर मीटर। ओके, उसके बाद में इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो रहेगा लेफ्ट साइड से 4 मीटर है तो 2 मीटर, हियर इट इज़ ऑल्सो 6 मीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मीटर पे होगा। तो x1 x2 मैंने निकाल लिया, I1 I2 डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट है तो 1 कंसीडर करो, ठीक है। इसके बाद में ये अभी छोड़ दो, ये आगे का पार्ट है। अब अप्लाई द 3 मोमेंट थ्योरम फॉर द स्पैन ABC। तो बाउंड्री कंडीशन MA/MC इक्वल टू 0 एज A और C आर द फ्री सपोर्ट, सो द मोमेंट विल बी बाय डिफॉल्ट 0। नाउ थ्योरम लगाऊंगा मैं MA L1/I1 प्लस 2 टाइम्स MB L1/I1 प्लस L2/I2 प्लस MC L2/I2, ओके, माइनस 6 टाइम A1 x1 डिवाइड बाय L1 I1 प्लस A2 x2 डिवाइड बाय L2 I2। MA की वैल्यू 0 पुट किया मैंने, 2 MB 4/1 प्लस 6/1। 4 जो है पहला स्पैन का लेंथ है, 6 जो है सेकंड स्पैन का लेंथ है, I1 I2 कांस्टेंट है, 1 1 ले लो, ठीक है, या फिर कॉमन निकाल सकते। MC इक्वल टू 0 माइनस 6 टाइम 320 कैसे आया ये, पैराबोला है आपका ये, 2/3 बेस इंटू हाइट, तो 2/3 बेस कितना हो गया 4 मीटर इंटू हाइट कितनी हो गई 20, जिसको मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको इसमें आंसर मिलेगा। उसी तरीके से उसका x बार कितना है 2 मीटर डिवाइडेड बाय L1, ठीक है, तो 320 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1800 कैसा आया 2/3 इंटू बेस इज 6 मीटर डिवाइडेड बाय हाइट इज 450, तो ये आएगा 1800, ठीक है। 1800 इंटू एक्स बार कितना है 3 डिवाइडेड बाय 6। सो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 MB इज इक्वल टू माइनस 6360, सो देयर फोर MB इज इक्वल टू माइनस 318 किलोन्यूटन मीटर, दैट इज ए हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट विल बी एक्टिंग एट दी सेंटर, सॉरी सेंटर नहीं, एट दी हॉगिंग, दैट इज द एट दी इंटरमीडिएट सपोर्ट। ओके, तो इसमें फाइनली अब आपको इसको यहाँ प्लॉट करना है, हॉगिंग डायग्राम, ये हो गया इसका हॉगिंग डायग्राम, और फाइनली इसका नेट बेंडिंग मोमेंट। तो पेपर में मिनिमम आपको नेट बेंडिंग मोमेंट एक्सपेक्टेड है, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो आप इसमें ये पूरा डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं। दैट इज अ सैगिंग बेंडिंग मोमेंट विच रिप्रेजेंट द पॉजिटिव फॉर्म ऑफ द बेंडिंग मोमेंट, ओके, दैट इज द हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट 318 का जो अभी आपने कैलकुलेट किया, विच इज एक्टिंग एट द इंटरमीडिएट सपोर्ट, ओके। देन फाइनली द नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। पेपर में दिस नेट बेंडिंग मोमेंट इज वेरी वेरी इसेंशियल बिकॉज इस पे मार्क्स है आपके, ठीक है। अलॉन्ग विथ कैलकुलेशंस पार्ट, द वेटेज ऑफ द डायग्राम इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, इट कैरीज अराउंड 4 मार्क्स आउट ऑफ 13, और अगर 13 मार्क के लिए आएगा तो इसमें 4 to 5 मार्क्स डायग्राम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये प्लॉट हो गया इसमें, और ये फाइनल इसमें आउटपुट निकल गया इसका 120, 318, 450। तो इसमें जो कटिंग सेक्शन है, इसके ऊपर के पार्ट जो भी है वो पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, और इसमें जो नीचे का पार्ट है वो नेगेटिव रहेगा आपका, ठीक है। तो हॉगिंग एंड सैगिंग, ये कर्वेचर पार्ट इस तरीके से आएगा, क्योंकि यहाँ पे डायग्राम जो था आपका यूटीएल इंटेंसिटी का था, इसीलिए यहाँ पे कर्वेचर बनेगा। अभी नेक्स्ट है, एक और चीज़ है इसमें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं आपको। देखो, ये जो पर्टिकुलर डायग्राम में एक मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है इसमें, ये है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो इसमें जिसने भी सॉल्व किया, ये यहाँ पे किलो न्यूटन लिखा हुआ है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका SA1 में, याद रखिए। अगर आपने पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया 100%, पूरा डायग्राम वगैरह सब बना के आया पेपर में, आपने यूनिट मोमेंट की किलो न्यूटन मीटर होती है, उसको आपने लिख के आ गया किलो न्यूटन में, तो आपको डायरेक्टली आउट ऑफ 13 6 मार्क्स मिलेगा, पूरा करके आने के बाद में भी, क्योंकि हम खुद वैल्यूएशन के लिए जाते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो उसमें जो वैल्यूअर है वो ये देखता है कि आपको कॉन्सेप्ट वाइज कितना पता है। आपने डायरेक्टली किसी से देख के पूछ के तो डायरेक्ट नहीं लिख लिया, और ये यहाँ से ही समझ में आता है कि आपने यूनिट बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है। तो SA1 में याद रखो, SA1 SA2 आगे भी पढ़ोगे आप, जो भी स्ट्रक्चर के सब्जेक्ट्स हैं उसमें यूनिट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। वहाँ से समझ में आता है कि आपको एक्चुअल में समझ में आया कि नहीं आया, कि कॉन्सेप्ट क्या है,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक थी, इसको रेक्टिफाई करो। यहाँ पे भी ये 318 किलो न्यूटन है तो ये मीटर होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इज ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग किलो न्यूटन मीटर, ओके, एंड शेयर फोर्स इन किलो न्यूटन, ओके। तो ये हो गया दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व। इसमें अगर आप चाहो, पेपर में अगर बोला है इन केस, तो आप उसमें शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड। अगर नहीं दिया है तो नो नीड टू ड्रॉ दी, बिकॉज पेपर में टाइम नहीं रहता, ठीक है। तो उसमें आप जितना पूछा है उतना ही आप सॉल्व करो, ठीक है। नेक्स्ट, आई थिंक ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने देख चुके हैं, यहाँ पे इसमें कंसीडर हुआ था। नेक्स्ट पार्ट, चलो। अब ये नेक्स्ट केस है जिसमें आपको यहाँ पे फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना। कैसे दिया है न्यूमेरिकल में, एनालाइज द कंटिन्यूअस बीम एज शोन इन फिगर बाय 3 मोमेंट इक्वेशन एंड ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ओके। अब देखो इसमें क्या है, द इफेक्ट ऑफ फिक्स सपोर्ट इज रिप्रोड्यूस बाय एडिंग द इमेजनरी स्पैन A0A। ऑलरेडी कल हमने थ्योरी पार्ट में देखा था इसका फॉर्मुलेशन में, कि अगर जब भी फिक्स सपोर्ट आता है आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड पे, तो उसमें आपको इमेजनरी स्पैन देना है, इमेजनरी पार्ट देना है। तो इसीलिए इसमें हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा वो पार्ट को, ठीक है, एज शोन इन फिगर। एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया L0, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0, लेंथ वगैरह जो भी है आप इसको इन्फिनिटी L0 कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो डायग्राम कैसा दिया हुआ है इसमें, एक्चुअल में ये दिया हुआ है आपका फिक्स सपोर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिक्सिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिक्सिटी। फिक्सिटी मतलब इसमें आगे में कंटिन्यूएशन का पार्ट है, मतलब ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, इसके आगे में और कंटिन्यूटी है, इट इज़ ए कंटिन्यूस पार्ट। तो इसीलिए इसमें आपको एनालिसिस में ही आपको यहाँ पे इमेजनरी पार्ट, यहाँ पे ए ऑलरेडी गिवन है, तो ये पार्ट आपको एडिशनल पार्ट कंसीडर करना पड़ेगा। अब हो सकता है न्यूमेरिकल में लेफ्ट साइड पे अभी जैसे इसमें दिया हुआ है फिक्स सपोर्ट, तो राइट साइड पे भी दे सकता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको फिक्सिटी दिया रहेगा तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको इमेजनरी स्पैन कंसीडर करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, इसमें अगर स्पैन में ये स्पैन दिख रहा है आपको, AB हो गया, जैसे BC हो गया, इसमें अगर इंटरमीडिएट में यहाँ पे कहीं आपका हिंज सपोर्ट आ गया, है ना, हिंज आ जाए, यहाँ पे जैसे हिंज होता है ना आपका हिंज पार्ट, इधर कहीं हिंज आ जाए, तो उस केस के लिए आपका 3 मोमेंट इक्वेशन अप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे आप 3 मोमेंट इक्वेशन नहीं लगा सकते। सो 3 मोमेंट इक्वेशन इज़ ओनली अप्लीकेबल फॉर द रिजिड स्पैन विच इज़ हैविंग अ एक्सटर्नल लोडिंग ओनली। उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल लोडिंग है तो ही आपका वो जो स्पैन है उसके लिए आपका 3 मोमेंट इक्वेशन अप्लीकेबल है। उस स्पैन में बीच में कहीं रोलर सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट या इंटरनली कोई मेंबर कनेक्ट हो गया, तो उस केस के लिए आपका 3 मोमेंट थ्योरम अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखो। अब देखो इसमें सॉल्व कैसे करना है। ये इमेजनरी पार्ट कंसीडर किया, A0 L0 हो गया, यहाँ पे L0, ओके, इन्फिनिटी कंसीडर किया, यहाँ ऑलरेडी 1.5 1.53 दिया हुआ है, ठीक है। आई फैक्टर सेम है, 120 और 40 के न्यूटन का लोड दिया है। तो अब इसमें प्रीवियस न्यूमेरिकल को ही देखो, इसमें कंसीडर किया है उसने, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया उसने, फिक्स सपोर्ट दे दिया। तो क्या चेंजेस होगा, ये ऑलरेडी इमेजनरी पार्ट है तो यहाँ पे तो बेंडिंग मोमेंट बनेगा ही नहीं, यहाँ पे लाइन आप एक्सटेंड कर दो, एज देयर इज़ नो लोडिंग एंड इट इज़ ऑलरेडी है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। तो ये WL/4 90 इट इज़, और यहाँ पे WL²/8 45 किलो न्यूटन मीटर आ गया, सिंपली सपोर्टेड मोमेंट आ गया। ये इसका आपका शेयर फोर्स डायग्राम आ गया, ठीक है। देखो इसमें क्या किया इसने, अप्लाई द 3 मोमेंट इक्वेशन फॉर A0A AB। तो सबसे पहले आपको किसके लिए लगाना है, 2 बार आपको इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले यहाँ लगाओगे A0A AB, A0AB, पहले ये वाले स्पैन के लिए लगाओगे, A0A और AB के लिए। एट ए टाइम 2 स्पैन को ही कंसीडर करके आप 3 मोमेंट अप्लाई कर सकते हो, और 3 स्पैन के लिए 3 मोमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। 2 पार्ट में ही आपको स्प्लिट करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो A0AB के लिए अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको इसमें फैक्टर कौन कौन से लगेंगे, L0 लगेगा और ये 3 मीटर के स्पैन का लेंथ लगेगा, यहाँ L0 का इन्फिनिटी और यहाँ आई फैक्टर कंसीडर करेंगे आप। देखो इसमें कैसे सॉल्व किया है। तो M ऑफ A0 L0 बाय इन्फिनिटी प्लस 2 टाइम्स MA L0 बाय इन्फिनिटी प्लस 3 बाय I प्लस MB 3 बाय I इज इक्वल टू -6। यहाँ पे एरिया
जो ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो गया इंटू 1.5 सेंटोइडल डिस्टेंस ऑफ द ट्रायंगल डिवाइड बाई 3 इंटू आई। यहाँ पे क्या बनेगा आपका 2ma प्लस mg। ये क्या है आपका पूरा इमेजनरी पार्ट है, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या कंसीडर करना है 0, लेकिन इसको आपको एनालिसिस में कंसीडर करना है। तो ये आपका ये पार्ट आएगा 2ma प्लस mb, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे 0 हो गया इसमें, ठीक है, ये पार्ट का। उसके बाद में -135, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू बनती है आपकी 2ma प्लस mb। यहाँ पे एक इक्वेशन आपकी बन के आ गई। उसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन फॉर स्पैन BC, AB और BC के लिए जब आप अप्लाई करोगे, पहले हमने किसके लिए लगाया था A0 AB के लिए, अब दूसरी बार किसके लिए लगाओगे A B और C के लिए। इसमें आपका स्पैन क्या रहेगा 3 मीटर, यहाँ पे स्पैन 3 मीटर, आई फैक्टर सेम रहेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें ये MA 3/I प्लस 2MB 3/I प्लस 3/I प्लस MC 3/I, और यहाँ पे -6 हाफ ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू सेंट्रोइडल डिस्टेंस डिवाइड बाई 3i, -6 इंटू वहाँ पे पोर्शन था आपका पैराबोला, तो 2/3 45 इंटू 3 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3 इंटू आई। ओके, तो यहाँ इक्वेशन बनी MA प्लस 4MB इज इक्वल टू -225। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो कैलकुलेटर में ये दोनों, तो आपको MA मिल जाता, MB मिल जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें आपका MA भी कैलकुलेट हो रहा है। MA कैलकुलेट हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ये सपोर्ट आपका फिक्स है, तो जब भी फिक्स सपोर्ट आपके स्ट्रक्चर में आए वहाँ पे मोमेंट कैलकुलेट होगा, वहाँ पे मोमेंट 0 नहीं रहेगा, ठीक है। तो MA निकला यहाँ पे और MB कैलकुलेट हुआ। MC 0 है क्योंकि आपका ये सपोर्ट क्या है, फ्री सपोर्ट है, तो फ्री सपोर्ट पे मोमेंट कभी नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे आपका MA और MB कैलकुलेट हो गया, तो MA इक्वल टू -45, MB इक्वल टू -45, ठीक है। अब यहाँ पे इसने डायग्राम प्लॉट किया, देखो ये इसका शेयर फोर्स डायग्राम है। ये फाइनली आपका 45 कंसीडर करके देखो, ये पहला MA का हो गया, ये MB का हो गया, और ये यहाँ से डायरेक्ट स्लाइड होके ये 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे मोमेंट 0, ठीक है। तो ये कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, नेट बेंडिंग मोमेंट। इसमें सैगिंग और हॉगिंग का डायग्राम का इफेक्ट दिया हुआ, तो आप इसमें सैगिंग डायग्राम अलग कर सकते हैं, हॉगिंग अलग कर सकते हैं, बाद में नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। और ये अगेन इसमें आप ये जो पार्ट है इसमें आप इसको स्प्लिट करो ABC में, ठीक है। ABC में A0A फिर AB और BC, ठीक है। ये 3 पार्ट में आप इसके डायग्राम को, आपके स्पैन को अलग अलग करो, इस पर मोमेंट का इफेक्ट लगाओ, एक्सटर्नल लोडिंग का इफेक्ट लगाओ, उसमें VA VB VC निकालो, ठीक है। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिलेंगी इस तरीके से 60 60 60 75 मिलेंगी, ठीक है। तो ये पार्ट जो है आपका एडिशनल पार्ट है, ओके। पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ठीक है, लेकिन फिर भी निकाल लिए तो ठीक है, टाइम रहा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझ में क्या आया आपको कि जब भी आपका फिक्स सपोर्ट रहेगा उस केस में आपको इमेजनरी स्पैन कंसीडर करना है अलॉन्ग विद द इफेक्ट ऑफ L0 एंड I0, ठीक है। अब ये हो सकता है राइट हैंड साइड पे भी रहे, ठीक है। राइट हैंड साइड पे तो दोनों साइड लगेगा, तो जब अगर ये राइट हैंड साइड पे भी अगर मान लो फिक्स है तो आपका 3 मोमेंट थ्योरम 3 बार लगेगा फिर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है। ये भी सेम टाइप का न्यूमेरिकल आई थिंक। B ओवरहैंग पोर्शन का पार्ट है, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे अपन, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें हमने जो न्यूमेरिकल देखा आज 2 पार्ट, एक सिंपल सपोर्ट वाला केस और दूसरा आपका फिक्स सपोर्ट का केस। इसमें किसी को डाउट है, कोई डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट एंड डिफ़िकल्टी।
इसके जो नोट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी मेरी वर्डप्रेस की साइट पे अवेलेबल है, और मैं आपको गूगल क्लासरूम में भी इसका PDF का जो भी नोट्स अब मैं थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ाऊँगा वो मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ताकि आप रेफरेंस के लिए देख सकते हो। ऑलरेडी SA1 और SA2 का जो वर्डप्रेस पे मेरा साइट है उस पर आप जा के इसके स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल है, आप वहाँ से बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि मोस्टली जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है वो आपका MCQ बेस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें मैं आपको जैसी यूनिट कंप्लीट होता है तो उसमें इसके थ्योरेटिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को कंसिडर करके MCQ किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, वो मैं आपको एटलीस्ट 10 to 12 ऐसे MCQ दूंगा एज ए पार्ट ऑफ असाइनमेंट, ठीक है, जिसको आपको MCQ बेस सॉल्व करके सबमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ गूगल फॉर्म में, ठीक है। सो उससे आपको प्रैक्टिस भी हो जाएंगी, समझ में भी आ जाएगा कि किस तरीके से आपका पेपर में MCQ बेस क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे जो थ्योरेटिकल पार्ट कुछ कवर हुए हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है MCQ बेस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अभी जैसे आपके सीनियर्स का SA2 का पेपर हुआ उसमें उनको अराउंड 50 to 60%, अराउंड 65% जो है थ्योरी बेस पूछा था, ठीक है, और बाकी जो था आपको उनको न्यूमेरिकल बेस था। न्यूमेरिकल में भी हार्डली वो स्टेप बाय स्टेप जो इंटरमीडिएट स्टेप्स में जो लगते हैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जो स्टेप्स, उसके बेस पे पूछा था। जैसे एक फार्मूला है तो फार्मूला किस तरीके से जनरेट होगा, नंबर ऑफ फार्मूले दिए हुए, उसमें आपका सही फार्मूला कौन सा है, ठीक है, बीच की कोई एक आधा स्टेप पूछ लिया। तो इस तरीके से मैंने आपका 12-15 क्वेश्चंस का MCQ भी बनाया हुआ है। जैसे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है तो मैं आपको भेजूँगा गूगल क्लासरूम में, आप उसको सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए, ठीक है, उससे आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा, पेपर में किस तरीके से पैटर्न आ सकता है वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूनिट वाइज MCQ बेस भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर किसी को ये 2 न्यूमेरिकल्स में इससे रिलेटेड में कुछ डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ इसके जो PDF के नोट्स वगैरह जो भी है मैं आपको गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूँगा, ठीक है। ऑलरेडी ये लेक्चर रिकॉर्डेड है तो ये यूट्यूब में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, यस।